हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि सब लोग अच्छे होंगे। चलिए हम लोग अपने चैप्टर के ऊपर आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्लास 12 बायोलॉजी का चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग ने पिछले लेक्चर तक मेल रिप्रोडक्शन का सारा टॉपिक जो था वो हम लोग ने कवर कर लिया। आज के लेक्चर में टिपिकली हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इनिशिएट करेंगे, इंट्रोड्यूस करेंगे। फिर उसके बाद धीरे धीरे हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम चलेगा डिटेल में। हो सकता है 2 लेक्चर लग जाए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम oogenesis प्रोसेस के साथ। फिर उसके बाद हम लोग आगे के टॉपिक के ऊपर पढ़ेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम सबसे पहले देखें तो ये मैंने जो डायग्राम बनाया है ये एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का कंप्लीट डायग्राम है। मैं इसको भी लेबल करूंगा अच्छे से। सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हैं उसको हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे पहला चीज चलिए यहीं पर नोट डाउन करते हैं। सबसे फर्स्ट चीज, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है। हालांकि ये मैंने आपको पहले भी लिखवाया है लेकिन फिर भी लिख लीजिए। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन या फिर उसको हम गोनाड्स भी बोलते हैं। कौन सा है? ओवरी। मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होता है जो कि जनरली हमारा जो मेन प्राइमरी सेक्स ऑर्गन वो होता है जो कि हमारे गैमेट्स का प्रोडक्शन करे। जैसे फीमेल गैमेट ओवम का प्रोडक्शन कौन करता है? ओवरी। मेल गैमेट का प्रोडक्शन कौन करता है? स्पर्म का। टेस्टिस। तो टेस्टिस हो गया और ओवरी हो गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है। अब जिस तरह से हम लोग ने मेल में देखा था एक्सेसरी डक्ट्स कुछ प्रेजेंट होते थे, जिन डक्ट्स के थ्रू, डक्ट्स मतलब पाथवे हम लोग बोल सकते हैं, जिसके थ्रू हमारा जो गैमेट्स है या फिर उसके साथ और भी जो फ्लूइड्स हैं, ग्लैंड्स के सीक्रेट होने वाले फ्लूइड है, वो सब जिस जगह से पास करता है, जो पाथवे है, उसी को हम लोग डक्ट्स बोलते हैं। तो फीमेल में अगर हम लोग एक्सेसरी डक्ट्स देखें तो कौन कौन से हो सकते हैं? फीमेल का एक्सेसरी डक्ट कहलाता है ओविडक्ट, जिसको कि हम लोग और फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। ये सब छोटी छोटी चीजें आप लोग नोट डाउन करते चलिएगा। और कौन सा हमारा डक्ट हो गया? यूटेरस। और लास्ट हमारा हो गया वेजाइना। ये वेजाइना की जगह हम लोग सर्विक्स लिखें तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। ऐसे आप लोग कुछ भी लिख सकते हैं, वेजाइना भी हो सकता है। चलिए सर्विक्स भी लिख देता हूं मैं, इसको भी नोट डाउन कर ही लीजिएगा। ये सारा ऑर्गन के अलावा एक और ऑर्गन है जिसको कि हम लोग रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में कंट्रीब्यूट करते हैं, नोट डाउन करते हैं, कंस्टिट्यूट करते हैं। हालांकि वो आपको इस डायग्राम में नहीं दिखेगा। वो अगर हम लोग बॉडी में भी देखने जाए प्रैक्टिकली तो वो हम लोग को फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवरऑल ऊपर से पेरिफेरी में नजर नहीं आएगा, लेकिन वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रीब्यूट करता है। और वो है हमारा मेमरी ग्लैंड। मतलब मेमरी ग्लैंड मतलब होता है कि मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, यानी ब्रेस्ट के अंदर जो ग्लैंड होता है उसी को हम लोग मेमरी ग्लैंड बोलते हैं, जो कि मिल्क प्रोडक्शन का काम करता है। अब मेमरी ग्लैंड जो है वो भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को कंट्रीब्यूट करता है। क्यों करता है? क्योंकि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू तो बेबी का फॉर्मेशन हो गया, लेकिन उसका केयर करने के लिए भी तो कुछ होना चाहिए ना इनिशियली। बाद में तो फिर केयर हो ही जाएगा, लेकिन बेबी के बर्थ होने के तुरंत बाद केयर करने में हेल्प करता है मेमरी ग्लैंड, क्योंकि उसी मेमरी ग्लैंड से बहुत इंपॉर्टेंट जो फर्स्ट मिल्क प्रोडक्शन होता है उसको कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, वो मैं अभी सब लिखवाऊंगा। उसमें बहुत सारा इम्यूनिटी प्रेजेंट होता है, एंटीबायोटिक्स प्रेजेंट होता है, जो कि बेबी के बॉडी को इम्यून करता है, इम्यून सिस्टम को और स्ट्रॉन्ग करता है ताकि कोई भी डिजीज आसानी से बेबी को ना हो सके। तो वो सब जिसके लिए हेल्प करता है हमारा जो मेमरी ग्लैंड है वो। तो मेमरी ग्लैंड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है चाइल्ड केयर के लिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो आप लोग अगर चाहें तो इसको भी नोट कर सकते हैं। चलिए मैं लिख ही देता हूं। मेमरी ग्लैंड also contributes in female reproductive system for child care after पार्चुरेशन या फिर डिलीवरी।
मतलब इन्फेंट यानी बेबी के डेवलपमेंट होने के बाद जब उसका डिलीवरी हो जाता है तो उसके बाद मेमोरी ग्लैंड की वह ग्लैंड है पूरे बॉडी में फीमेल के, जो कि चाइल्ड केयर में हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन करता है और वही मिल्क जो है वो चाइल्ड को इनिशियली दिया जाता है। डॉक्टर्स भी बोलते हैं कि बच्चे के लिए फर्स्ट जो मिल्क है वो मेमोरी ग्लैंड यानी फीमेल का अपना जो मिल्क प्रोडक्शन होता है वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसको नोट कर लीजिएगा स्टार्टिंग में। मैं इसको रब करता हूँ और हम लोग डायग्राम को लेबल करने की कोशिश करते हैं। चलिए मैं रब करता हूँ। थोड़ी बहुत मेहनत की गई है डायग्राम बनाने में, मैंने ही बनाया है। चलिए थोड़ा इसको लेबल करते हैं। सबसे पहला चीज, फर्स्ट लेवल तो हमारा चलिए ये मान लीजिए कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो हमारा है वो हो गया ओवरी। उधर भी एक ओवरी इसी तरह का प्रेजेंट है, ठीक है। ओवरी जिस चीज से अटैच होता है यूटेरस से, मतलब ये जो 3 लाइन मैंने खींचा है इसके थ्रू अटैच है ओवरी इस यूटेरस से, तो इस अटैचमेंट को हम लोग ओवेरियन लिगामेंट बोलते हैं। और ये वाला जो पोर्शन आपको दिख रहा है ओवरी के ऊपर वाला, ये जितना मैंने डॉट डॉट किया है वो भी एक तरह का लेयर ही है जिसके थ्रू ये ओवरी ऊपर वाले फैलोपियन ट्यूब से और पेल्विक रीजन से कनेक्टेड है। तो इस वाले हम लोग जो स्पेस जो मैंने डॉट डॉट किया है ये भी एक तरह का कवरिंग है, इसको हम लोग बोलते हैं ब्रॉड लिगामेंट। ये हो गया ब्रॉड लिगामेंट, ठीक है। 12th वाले बच्चों के लिए इतना ही चीज इंपॉर्टेंट है कि ओवरी यूटेरस से अटैच होता है लिगामेंट के थ्रू, बस। नीट वाले बच्चे ये चीज ध्यान रखें कि 2 तरह के लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं, एक तो ओवरी और यूटेराइन वॉल के थ्रू जो कि है ओवेरियन लिगामेंट, और है ओवरी और पेल्विक रीजन के थ्रू जो कि है ब्रॉड लिगामेंट। ये चीज ध्यान रखें। अब सबसे पहले देखिए फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब ओवरी से हम लोग आगे बढ़े तो ये जो हमारा फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है इस तरह का, इसको हम लोग बोलते हैं फिम्ब्राई। अभी मैं बस लेबल कर रहा हूं, फिर सबको डिटेल में बताऊंगा। ये हो गया फिम्ब्राई। अब ये जो हमारा फेलोपियन ट्यूब है इसमें भी 3 पार्ट होता है, मतलब एक फेलोपियन ट्यूब का 3 पार्ट होता है। 2 आपको फेलोपियन ट्यूब दिख रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला, 2 फेलोपियन ट्यूब। चलिए मैं इसका लेबलिंग इधर कर देता हूँ फेलोपियन ट्यूब का। तो ये फिम्ब्राई के सबसे ऊपर वाला जो मतलब जो सबसे क्लोज पार्ट है उसको हम लोग बोलते हैं इन्फंडिबुलम। इसके ऊपर वाला जो ये पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं एम्प्यूला, और जो सबसे क्लोजेस्ट पार्ट है यूटेरस के उसको हम लोग बोलते हैं इस्थमस। तो ये जो तीनों पार्ट हैं ये तीनों मिला करके फेलोपियन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं, लिख लीजिएगा। तो फेलोपियन ट्यूब के कौन कौन से 3 पार्ट हैं आपको मैं फिर से बता देता हूं। जो पार्ट फिम्ब्राई के सबसे क्लोज होगा वो होगा इन्फंडिबुलम, उसके ऊपर जो कर्व होगा उस पार्ट को हम लोग एम्प्यूला बोलते हैं, और वो पार्ट जो कि यूटेरस से सबसे नजदीक में है उसको हम लोग इस्थमस बोलते हैं। जो हमारा फर्टिलाइजेशन होता है मैं अभी आपको आगे बताऊंगा, वो हमारा इसी एम्प्यूलरी इस्थमस के बीच में होता है, मतलब एम्प्यूला और इस्थमस के बीच वाले रीजन में कहीं पे फर्टिलाइजेशन होता है, जिसको हम लोग एम्प्यूलरी इस्थमस रीजन भी बोलते हैं। चलिए इतना लेबलिंग हो गया। अब देखिए ये जो सबसे ऊपर आपको डोम लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये गोल वाला कर्व, डोम मतलब होता है गुंबद। मैं अभी आपको सब लिखवाऊंगा, उसका टेंशन नहीं लीजिए। पहले देखिए तो ये जो डोम लाइक स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलते हैं फंडस, फंडस बोलते हैं। और डोम का सबसे लास्ट वाला जो पोर्शन है ये वाला जो कि फेलोपियन ट्यूब जहां से स्टार्ट हो रहा है उसको हम लोग कॉर्नुआ बोलते हैं, लिख लीजिए CORNUA, ठीक है। ये जो सबसे बड़ा वाला पोर्शन है कैविटी जो है खाली जगह, इसको हम लोग मेन जो हमारा पोर्शन है जहां पर कि हमारा इन्फेंट का प्रोडक्शन डेवलपमेंट होगा
उसको हम लोग यूटेरस बोलते हैं। चलिए इतना चीज हो गया। अब देखिए, अब ये जो वॉल है ये इस यूटेराइन वॉल बोलते हैं, इसमें 3 लेयर है। जिस तरह से फेलोपियन ट्यूब का 3 पार्ट है, उसी तरह से यूटेराइन लेयर में भी 3 पार्ट होते हैं। तो सबसे अंदर वाला जो आपको ये रेड रेड वाला जो दिख रहा होगा डॉट 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 स्ट्रक्चर, ये वाला पार्ट को हम लोग बोलते हैं इंडोमेट्रियम। ये इंडोमेट्रियम का काफी अहम रोल है मेंस्ट्रुअल साइकिल में। मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए। फिर ये हो गया सबसे आउटर लेयर, इसको हम लोग बोलते हैं पेरीमेट्रियम। और इंडोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम के बीच वाला जो लेयर है, यानी ये वाला लेयर, इसको हम लोग बोलते हैं मायोमेट्रियम। तो ये तीनों मिलाकर के हमारा यूटेराइन वॉल को फॉर्मेशन करता है। चलिए मैं वो भी लिख देता हूं। तो आप लोग को ये चीज समझ में आ गया होगा कि यूटेराइन वॉल में 3 तरह के लेयर होते हैं। सबसे अंदर वाले लेयर को इंडोमेट्रियम बोलते हैं, सबसे बाहर वाले लेयर को पेरीमेट्रियम बोलते हैं, और बीच वाले लेयर को मायोमेट्रियम बोलते हैं। फिर यूटेरस से हम लोग नीचे आए तो ये वाला जो पोर्शन है, देखिए ये वाला पोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं सर्विक्स। और ये जो सर्विक्स के ऊपर जो कैनाल है, जो पाथ है, इसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। और सबसे लास्ट में ये जो ओपनिंग है, इसको हम लोग वेजाइना बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव का कंप्लीट लेबलिंग। इसको आप लोग अपने कॉपी में ध्यान से नोट कर लीजिएगा, एक एक लेबलिंग को। हालांकि इतना ज्यादा लेबलिंग आपके किसी भी बुक में आपको नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेगा। 12th वालों के लिए इतना जरूरी भी नहीं है। मैं आपको बताता हूँ 12th वालों के लिए क्या क्या जरूरी नहीं है। 12th वालों के लिए ब्रॉड लिगामेंट और ओवेरियन लिगामेंट जरूरी नहीं है। उनको बस ध्यान रखना है कि ओवरी और यूटेरस के बीच में लिगामेंट प्रेजेंट होता है, बस इतना ही। ये फंडस और कॉर्नुआ का कोई खेल नहीं है 12th के स्टैंडर्ड के लिए। बाकी सारा चीज तो आपका नॉर्मल है, जो आप लोग 10th क्लास में भी पढ़ चुके हैं। ये फेलोपियन ट्यूब का 3 पार्ट होता है, ये आप लोग ने 10th क्लास में पढ़ा होगा। वही चीज यहाँ पर भी लिखा हुआ है, कोई चीज नया नहीं। तो ये हो गया सारा लेबलिंग। अब इसमें हम लोग जो मेन स्ट्रक्चर है, जैसे कि ओवरी हो गया, फेलोपियन ट्यूब हो गया, यूटेरस हो गया, वेजाइना, सर्विक्स, ये सब को हम लोग अभी डिटेल में देखेंगे। तो मैं अभी थोड़ा सा हटता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग अपने आगे के टॉपिक के ऊपर बढ़ेंगे। ले लिए? चलिए अब मैं आपको एक एक चीज, एक एक स्ट्रक्चर को डिटेल में बताऊंगा, जैसे ओवरी, यूटेरस, ओवरी डक्ट, जितना चीजें मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उसके लिए मुझे ये फिगर को मिटाना पड़ेगा। तो पहले आप लोग पॉज करके, वीडियो पॉज करके ये फिगर को नोट कर लीजिएगा ध्यान से। हर एक चीज, हर एक लेबलिंग अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ताकि फिगर मिटाने के बाद भी मैं जो आपको बताऊंगा स्ट्रक्चर्स के बारे में, तो आप लोग फिगर में उलट करके वहां से देख सके कि मैं किस चीज के बारे में बताना चाह रहा हूँ। तो पहले फिगर आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको आगे के टॉपिक के ऊपर ले चलता हूँ। चलिए मैं रब करता हूँ ये पूरा फिगर को। चलिए, तो सबसे पहला जो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। आज के लेक्चर में लिखने वाला यानी नोट्स ओरिएंटेड बहुत ज्यादा काम है, इसलिए मैं यहाँ पर ऐसा कर रहा हूँ कि पहले मैं आपको उस टॉपिक, जैसे मैं ओवरी पढ़ा रहा हूँ, तो ओवरी से रिलेटेड मैं आपको सारा चीज पढ़ा दूंगा, डिटेल में समझा दूंगा। फिर समझाने के बाद मैं आपको नोट्स यहाँ पर लिख दूंगा। आप लोग एक बार में नोट्स को नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में। ऐसे में अगर यहाँ पर आपको एक एक लाइन लिख करके समझाऊं तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। चलिए हम लोग पहले, सबसे पहले ओवरी के बारे में देखते हैं। तो टॉपिक लगाइएगा, फर्स्ट टॉपिक ओवरी। अब ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, ये चीज तो लिखवाने का जरूरत नहीं है, सब लोग को पता होगा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब ये ओवरी का काम क्या है, देखिए सबसे पहला पॉइंट, प्रोड्यूस फीमेल गैमेट।
ओवम, यानी फीमेल गैमेट को ये प्रोड्यूस करता है ओवरी, इसको क्या हम लोग ओवम भी बोलते हैं, ठीक है। और क्या ओवरी का काम है, एंड सिक्रीट सेवरल, और क्या सिक्रीट करता है, बहुत सारा हार्मोन सिक्रीट करता है, उस हार्मोन को हम लोग स्टेरॉइड हार्मोन बोलते हैं, लिख लीजिए सिक्रीट सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन। स्टेरॉइड हार्मोन्स मतलब वो हार्मोन होता है जिसके अंदर की स्टेरॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट हो। अभी आप लोग को इसके बारे में डिटेल में नहीं देखना है, बस ध्यान रख लीजिए कि ओवरी के अंदर से बहुत सारा हार्मोन सीक्रेट होता है, उस हार्मोन्स को हम लोग स्टेरॉइड हार्मोन्स भी बोलते हैं, मतलब स्टेरॉइड हार्मोन्स के कैटेगरी में वो सारा हार्मोन्स आता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये ओवरी प्रेजेंट कहाँ होता है, तो ओवरी जो है वो लोअर एब्डोमेन, यानी फीमेल का जो लोअर एब्डोमेन है, जैसे कि मान लीजिए कि ये फीमेल का लोअर एब्डोमेन है, तो एक ओवरी यहाँ प्रेजेंट होता है इस साइड में, एक ओवरी यहाँ प्रेजेंट होता है इस साइड में, और यहाँ से जो है वो हमारा फेलोपियन ट्यूब का इस तरह का फॉर्मेशन होता है। तो दोनों साइड, लोअर एब्डोमेन के दोनों साइड में एक एक ओवरी प्रेजेंट होता है, ये चीज हो गया। पेल्विक रीजन भी हम लोग बोल सकते हैं लोअर एब्डोमेन को, मैं अभी सब चीज लिखवा दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए। ये ओवरी का अगर हम लोग कलर देखें तो ओवरी का जो कलर होता है वो होता है ग्रेइश पिंक, ओवरी का कलर ग्रेइश पिंक कलर होता है, यानी कि ग्रे का अमाउंट ज्यादा होता है, पिंक का अमाउंट बहुत ही कम होता है, तो ये ओवरी का कलर हो गया। अगर ओवरी का हम लोग डायमेंशन देखना चाहें कि ओवरी कितना बड़ा होता है, तो 2, देखिए मैं आपको लिख देता हूं, 2 to 4 सेंटीमीटर इन लेंथ में 2 से 4 सेंटीमीटर होता है, इसका ब्रेथ होता है 1.5 सेंटीमीटर, और इसका 1 सेंटीमीटर होता है थिकनेस। तो ये हो गया एक ओवरी का मेजरमेंट कि कितना उसका मेजरमेंट होता है। अब देखिए, चलिए मैं आपको आगे के टॉपिक के ऊपर ले चलता हूं। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखें ओवरी के अंदर। तो ये हो गया ओवरी का मेजरमेंट कितना होता है। अब ओवरी का और क्या खास बात है ये देखिए, ओवरी का जो आउटर लेयर होता है वो एपिथेलियम से बना होता है, जिसके अंदर ओवरी का जितना भी पार्ट है वो सिचुएट होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ इसको डिटेल में, जैसे मान लीजिए कि ये ओवरी है, ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, ग्राफियन फॉलिकल वगैरह, कॉर्पस होती है, मैं अभी आपको सब चीज बताऊंगा, इसका टेंशन नहीं लीजिएगा। तो ये जो ओवरी का आउटर लेयर है वो होता है एपिथेलियम से बना होता है, ये कुछ भी नोट डाउन नहीं कीजिएगा, मैं आपको सब नोट करवा दूंगा। तो ये आउटर लेयर जो है वो एपिथेलियम से बना होता है, ठीक है। अब यही एपिथेलियम के अंदर ओवरी का अंदर वाला जितना भी पार्ट है उसको एपिथेलियम इनक्लोज करता है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर मान लीजिए कोई चीज यहाँ पर मेरे पास बहुत सारा बॉल है, ठीक है, उस सारे बॉल को हम लोग एक प्लास्टिक के अंदर रख दिए, तो वो सारा बॉल को कौन इनक्लोज किया, वो प्लास्टिक इनक्लोज किया। उसी तरह से इस ओवरी के अंदर जितना भी चीज होता है उसको कौन इनक्लोज करता है, आउटर लेयर ही इनक्लोज करेगा, और वो आउटर लेयर जो है वो एपिथेलियम है। अब जो मैंने बोला कि ओवरी के अंदर जितना भी चीज होता है तो उस चीज को हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं। ओवरी के अंदर ये जितना भी चीज प्रेजेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। अब इस स्ट्रोमा को भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो है जो स्ट्रोमा का भी, मतलब ये रेड वाला जो स्ट्रोमा का पोर्शन है, तो इसके अंदर भी जो आगे वाला पोर्शन है, सबसे आउटर वाला पोर्शन, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉर्टेक्स, और ये जो अंदर वाला जो ये पोर्शन है इसको हम लोग बोलते हैं मेडुला। चलिए मैं इसको लिख देता हूं, आउटर कॉर्टेक्स और इनर मेडुला। तो ये स्ट्रोमा में 2 चीजें डिवाइडेड है। मैं आपको फिर से बताता हूँ, ये जो ओवरी है उसका जो आउटर लेयर होता है उसको हम लोग एपिथेलियम बोलते हैं, और यही एपिथेलियम ओवरी के अंदर जितना भी चीज है उसको इंक्लोज करके रखता है। अब ये ओवरी के अंदर जितना भी चीज है उसको हम लोग एक नाम दे दिए स्ट्रोमा, स्ट्रोमा नाम दे दिए। अब ये स्ट्रोमा भी 2 चीज में डिवाइडेड है, 2 कैटेगरी में। एक तो आउटर, यानी इस स्ट्रोमा का जो आउटर वाला पोर्शन है उसको हम लोग कॉर्टेक्स बोलेंगे, और जो इनर वाला पोर्शन है उसको हम लोग मेडुला बोलेंगे।
तो ये सारा चीज मैं अभी आपको लिखवा दूंगा, इसका टेंशन नहीं लीजिए। एक चीज और स्ट्रोमा के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बताता हूँ। फीमेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और मेल जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, वो दोनों कहीं ना कहीं एक ही ओरिजिन से उठ करके आया है। मतलब दोनों का जो ओरिजिन है वो सेम है, वहां से ही मेल रिप्रोडक्टिव और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों उठ करके आया है। तो आप लोग अगर टिपिकली फोटो देखिएगा मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो आपको दोनों एकदम अलग लगेगा, दोनों का डायग्राम एकदम अलग लगेगा। मैं जब आपको फंक्शन बताऊंगा तो ऐसा लगेगा कि नहीं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी बहुत सारा ऐसा पार्ट है जो कि सेम फंक्शन करता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के थ्रू, बस उसका जो क्या है स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग है। उसको हम लोग होमोलोगस ऑर्गन में बोलते हैं। आप लोग आगे पढ़िएगा होमोलोगस ऑर्गन के बारे में, जिसमें कि स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है बट फंक्शन सेम होता है। और एक होता है एनालॉगस ऑर्गन, जिसमें कि स्ट्रक्चर सेम होता है बट फंक्शन डिफरेंट होता है। तो ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बोथ में होमोलोगस ऑर्गन प्रेजेंट है। ये एक स्ट्रोमा जो है वो भी एक होमोलोगस ऑर्गन ही है। अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम देखें तो यही स्ट्रोमा जो है वो इंटरस्टिशियल सेल यानी लिडिक सेल का प्रोडक्शन करता है। और लिडिक सेल का काम क्या है? लिडिक सेल का काम क्या है? आप लोग ध्यान दीजिए, लिडिक सेल का काम क्या है? लिडिक सेल का काम है स्पर्म का प्रोडक्शन करना, और इस स्ट्रोमा के अंदर जो भी पार्ट है यानी ओवरी के अंदर, उसका भी काम है स्पर्म का ओवम का प्रोडक्शन करना यानी गैमेट का प्रोडक्शन करना। तो दोनों का कहीं ना कहीं फंक्शन दिखेगा, तो फंक्शन सेम है, बस स्ट्रक्चर डिफरेंट है। मैं अभी आगे जैसे जैसे आगे बढ़ूंगा आपको और भी स्ट्रक्चर्स या ऑर्गन के बारे में बताऊंगा जिसका कि फंक्शन सेम टू सेम मेल गैमेट का तरह, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का तरह, बट उसका जो फंक्शन जो है मतलब सॉरी स्ट्रक्चर जो है वो स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ूंगा आपको सारा चीज क्लियर करते जाऊंगा। पहले ओवरी के अंदर मैंने आपको जितना चीज बताया एक बार फिर से रिकैप कर देता हूँ। ओवरी फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है जिसको कि हम लोग ओवम भी बोलते हैं। ओवरी बहुत सारा हार्मोन्स भी सीक्रेट करता है जो कि स्टेरॉइड हार्मोन के कैटेगरी में आता है। ओवरी कहाँ प्रेजेंट होता है? तो लोअर एब्डोमेन यानी पेल्विक रीजन में दोनों साइड प्रेजेंट होता है। ओवरी का कलर क्या होता है? तो ग्रेइश पिंक कलर होता है। ओवरी का डायमेंशन क्या होता है? तो लेंथ 2 से 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ 1.5 सेंटीमीटर और थिकनेस 1 सेंटीमीटर। ये ओवरी का हो गया मेजरमेंट डायमेंशन। अब ओवरी का जो आउटर लेयर होता है उसको हम बोलते हैं एपिथेलियम, और यही एपिथेलियम ओवरी के अंदर जो भी चीज प्रेजेंट होता है जिसको कि हम लोग स्ट्रोमा बोलते हैं उसको इनक्लोज करके रखता है। स्ट्रोमा को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड किए हैं। स्ट्रोमा का भी जो आउटर पोर्शन है उसको हम लोग कॉर्टेक्स बोलेंगे और जो इनर पोर्शन है उसको हम लोग मेडुला बोलते हैं। तो इतना चीज को हम लोग पहले नोट कर लेते हैं ताकि आप लोग को नोट्स बनाने में आसानी रहे। फिर उसके बाद हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ेंगे जो कि हमारा फेलोपियन ट्यूब। तो रुकिए मैं आपके लिए सबको नोट कर। तो यहाँ पर आपको ओवरीज रिलेटेड जितना भी पॉइंट है मैंने आपको सब चीज लिखवा दिया है। आप लोग इसको ध्यान से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगर चाहे तो वीडियो को पॉज करके सारा नोट भी कर सकते हैं। सारा पॉइंट मैंने आपको पहले भी बता चुका है, बस उसी चीज को मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया है ताकि आपका नोट्स बढ़िया से बन सके। अच्छा, ये कॉर्टेक्स और जो मेडुला है इसका फिगर भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो आप लोग इसको बढ़िया से फिगर के थ्रू कंक्लूजन कर सकते हैं कि हाँ कौन सा कॉर्टेक्स है कौन सा मेडुला है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन आता है कि कॉर्टेक्स क्या है मेडुला क्या है। इसलिए मैंने आपके लिए एक फिगर ढूंढ करके लाया है। इस फिगर से आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि कॉर्टेक्स और मेडुला हम लोग किस चीज को बोलते हैं। बाकी मैंने यहाँ सारा पॉइंट लिखा दिया है, ये नोट करके लिखवा दिया है कि जो फीमेल में स्ट्रोमा है वो मेल में इंटरस्टिशियल सेल की तरह भी काम करता है जो कि स्पर्म सेल का प्रोडक्शन करता है। तो चलिए अब मैं इसको रब करता हूँ और हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं जो कि ओविडक्ट यानी फेलोपियन ट्यूब। तो चलिए अब हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं जो कि हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सेकंड पार्ट है। ओविडक्ट जिसको कि फैलोपियन ट्यूब भी बोलते हैं। तो हम लोग फैलोपियन ट्यूब के बारे में डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट, फैलोपियन ट्यूब है क्या? तो फैलोपियन ट्यूब इज अ पार्ट ऑफ एक्सेसरी डक्ट, यानी कि मैंने आपको पहले भी लिखा था एक्सेसरी डक्ट में फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस और वेजाइना और सर्विक्स, तो ये चारों चीज मिल करके एक्सेसरी डक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब पाथवे रास्ता जहां से कि गैमेट्स पास करेगा। तो ओविडक्ट यानी फैलोपियन ट्यूब से भी गैमेट्स पास करता है, इसीलिए ये एक एक्सेसरी डक्ट के कैटेगरी में आता है। ठीक है,
तो ओविडक्ट क्या है? एक्सेसरी डक्ट का एक पार्ट है। सेकेंड पॉइंट देखिए, हम लोग सेकेंड पॉइंट अगर देखें ओविडक्ट का, तो सेकेंड पॉइंट हम लोग का ये हो सकता है डायमेंशन। ओविडक्ट का क्या डायमेंशन होता है? तो एक ओविडक्ट 10 से 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। एक ओविडक्ट, टोटल 2 ओविडक्ट प्रेजेंट होते हैं, यानी 2 फैलोपियन ट्यूब प्रेजेंट होते हैं, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड। तो एक ओविडक्ट का डायमेंशन होता है 10 to 12 सेंटीमीटर, एक ओविडक्ट का डायमेंशन होता है। और ये ओविडक्ट शुरू कहां से होता है? जो मैंने ओवरी आपको बनाया था ऐसे, और यहाँ पर फिमराई था, यहां से ओविडक्ट का स्टार्ट होता है, यानी कि पेरिफेरी ऑफ द ओवरी से ओविडक्ट का स्टार्ट होता है और कहां जाके खत्म होता है? यूटेरस में जाकर के ओविडक्ट खत्म हो जाता है। तो इसका डायमेंशन 10 से 12 सेंटीमीटर होता है और पेरिफेरी ऑफ ओवरी से स्टार्ट होता है ये ओविडक्ट, और एक्सटेंड कहां तक करता है? यूटेरस का ओपनिंग तक एक्सटेंड करता है, यानी यूटेरस में जाकर के खुल जाता है, वहां पर ओविडक्ट खत्म हो जाता है। अब हर एक ओविडक्ट 3 पार्ट में डिफरेंशिएट किया गया हर एक ओविडक्ट को। पहला इनफंडिबुलम, दूसरा एम्प्यूला और तीसरा इस्कमस। तीनों के बारे में अभी हम लोग देखेंगे डिटेल में। सबसे पहला इनफंडिबुलम। तो इनफंडिबुलम क्या है? ओवरी के, यानी ये जो ओवरी है, ओवरी का जो सबसे नजदीक वाला पार्ट है, सबसे क्लोज पार्ट है, वही हमारा इनफंडिबुलम है। ठीक है, ओवरी का जो सबसे नजदीक वाला पार्ट है वो हमारा इनफंडिबुलम है। अब देखिए ये ओवरी, ये इनफंडिबुलम का काम क्या होता है? सबसे पहली बात कि फेलोपियन ट्यूब का एकदम मार्जिन पे प्रेजेंट है फेलोपियन ट्यूब, सॉरी इनफंडिबुलम। आपको ध्यान दिख रहा होगा, जैसे ये मान लीजिए ओविडक्ट है, तो इसका एकदम मार्जिन जो पॉइंट है, एकदम साइड वाला पॉइंट है, कॉर्नर पॉइंट है, वहां पर ये इनफंडिबुलम का पार्ट प्रेजेंट होता है। इसका काम क्या हुआ मेनली कि इनफंडिबुलम में एक स्पेशल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं फिम्ब्राई। ठीक है, तो ये फिम्ब्राई इनफंडिबुलम का ही पार्ट है, जो कि मेनली जिसका काम क्या होता है कि ओवरी से जो ओवम का प्रोडक्शन होता है, उसको ओवम का जो प्रोडक्शन होता है उसको कैच करना, कलेक्ट करना। तो ये इनफंडिबुलम का मेनली काम क्या हो गया, मैं आपको फिर से बता देता हूं कि ये इनफंडिबुलम ओविडक्ट के मार्जिन पॉइंट पे प्रेजेंट है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है। ठीक है, इनफंडिबुलम में एक सबसे कॉर्नर में लास्ट वाला पोर्शन में एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है, जिसको कि हम लोग फिम्ब्राई बोलते हैं। इसका मेनली काम क्या है कि ओवरी से जो ओवम का प्रोडक्शन हो रहा है उसको कलेक्ट करना और ओविडक्ट के अंदर आगे की तरफ ले जाना, ये काम हो गया हमारा फिम्ब्राई का। ठीक है, तो ये हम लोग इनफंडिबुलम के बारे में देखें। दूसरा अगर हम लोग देखें एम्प्यूला के बारे में, तो एम्प्यूला एक ब्रॉड स्ट्रक्चर है। अगर पूरे फैलोपियन ट्यूब में हम लोग देखें तो एम्प्यूला यानी ये जो कर्व होता है ये सबसे ब्रॉड होता है, इसका जो थिकनेस होता है वो सबसे ज्यादा है पूरा फैलोपियन ट्यूब में, सबसे ज्यादा ब्रॉडनेस है एम्प्यूला का। तो एम्प्यूला एक ब्रॉडर पोर्शन है पूरे फैलोपियन ट्यूब का, ये चीज आपको समझ में आ गया। जो क्या करता है मैं आपको बता रहा हूं, ओविडक्ट यानी ये जो ओविडक्ट है इसका सबसे ब्रॉडर जो पोर्शन है वो हो गया एम्प्यूला, जो कर्व वाला पोर्शन है। और एम्प्यूला के ठीक आगे वाला पोर्शन यानी ये एम्प्यूला जहां पे खत्म भी नहीं हो रहा है वहीं पे फर्टिलाइजेशन का साइड होता है, मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट उसी जगह पे आकर के मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है, फ्यूजन होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि एम्प्यूलरी स्टमक के रीजन में फर्टिलाइजेशन होता है। जैसे ये एम्प्यूला हो गया, इसके आगे वाला जो पोर्शन है जो यूटेरस में खुल रहा है जाकर के वो हमारा इस्थमस हो गया। तो इस्थमस और एम्प्यूला के बीच में कोई कहीं एक जगह पे फर्टिलाइजेशन होता है, तो ये चीज हो गया। तीसरा हमारा देखिए इस्थमस। तो इस्थमस क्या है? एक नैरो ट्यूब है, मतलब बहुत पतला होता है, जो कि ओपन्स इनटू यूटेरस में जाकर के फाइनली खुल जाता है। तो ओविडक्ट का ये 3 पार्ट मेनली हो गया, इनफंडिबुलम, एम्प्यूला, इस्थमस। तीनों का क्या क्या पॉइंट मैं आपको फिर से रिवाइज करवा देता हूं। सबसे पहले इनफंडिबुलम देखें तो एक ब्रॉड पोर्शन है, फनेल सेपरेट पोर्शन है, उसका शेप अगर आप लोग से पूछा जाए तो लिख दीजिएगा फनेल सेपरेट पोर्शन, मैं अभी आपको लिखवाऊंगा, जो कि ओवरी से सबसे क्लोज होता है इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम का जो मार्जिन पोर्शन होता है वहां पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है,
जिसको क्या हम लोग बोलते हैं फिब्राई। और फिब्राई का काम क्या होता है कि ओवरी से जो ओवम का प्रोडक्शन होता है उसको कलेक्ट करना और आगे की तरफ ले जाना, ये काम हो गया इन्फंडिबुलम का। एम्प्यूला हम लोग देखें तो एम्प्यूला पूरे ओविडक्ट में, पूरे फैलोपियन ट्यूब में सबसे वाइडर पोर्शन जो है वो एम्प्यूला है। इस्थमस देखें तो इस्थमस जो है उसका नैरो लूमेन होता है, मतलब उसका जो कैविटी होता है, अंदर का जो होल होता है वो बहुत ही पतला होता है, बहुत पतला पाथ होता है, जो कि फाइनली यूटेरस में जाकर के खुल जाता है। तो ये मैंने अभी आपको जितना भी पॉइंट्स बताया फैलोपियन ट्यूब के बारे में, उसको मैं आपको यहाँ नोट डाउन कर लेता हूँ और आप लोग अपने नोट्स में इसको बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिएगा। तो ये मैंने आपको लिख दिया है टोटल ओविडक्ट से रिलेटेड जितना भी पॉइंट होता है 12th और नीट लेवल का, दोनों ही मैंने इसमें नोट डाउन कर दिया है, दोनों ही सेम चीज है। मैं आपको फिर से पढ़ देता हूँ। ओविडक्ट सबसे पहले तो फीमेल एक्सेसरी डक्ट का एक पार्ट है। इसका लेंथ हम लोग देखें तो 10 to 12 सेंटीमीटर होता है, जो कि ओवरी के पेरिफेरी से स्टार्ट होता है और यूटेरस में जाके एंड होता है। एक ओविडक्ट 3 पार्ट में डिफरेंशिएटेड है, इन्फंडिबुलम, एम्प्यूला और इस्थमस। इन्फंडिबुलम सबसे ब्रॉडर पार्ट है, फनेल सेपेड है, जो कि ओवरी के सबसे क्लोज होता है। इन्फंडिबुलम का जो मार्जिन पॉइंट होता है उसमें एक मोटाइल फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होता है, जिसको हम लोग फिब्राई बोलते हैं। मोटाइल मतलब मूव करने वाला, which helps in the, जो कि क्या करता है ओवम को कलेक्ट करता है ओव्यूलेशन के बाद। ओव्यूलेशन मतलब होता है कि ओवरी से ओवम का रिलीज होना, उसी को बोलते हैं ओव्यूलेशन। एम्प्यूला सेकंड रीजन, तो एम्प्यूला जो है वो पूरे ओविडक्ट का सबसे वाइडर पार्ट है, उसको बोलते हैं हम लोग एम्प्यूला। और इस्थमस, इस्थमस जो है वो ओविडक्ट का सबसे लास्ट पार्ट है और इस्थमस का जो लूमेन होता है, जो पार्ट होता है अंदर का होल, वो बहुत ही पतला होता है, नैरो, जो कि फाइनली यूटेरस में जाके ज्वाइन कर देता है। तो इतना इंफॉर्मेशन मैंने आपको लिख दिया है ओविडक्ट के बारे में। अब हम लोग अपने नेक्स्ट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के नेक्स्ट पार्ट में बढ़ते हैं। चलिए, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो इस पूरे पॉइंट को नोट डाउन भी कर सकते हैं पॉज करके। चलिए मैं इसको रब करता हूं। तो चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर बढ़ते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो कि हमारा मेन पार्ट है यूटेरस। उसके बारे में अभी हम डिटेल में देखते हैं। यूटेरस, सबसे पहला पॉइंट यूटेरस का, इसका शेप क्या होता है देख लीजिए। यूटेरस का शेप होता है इन्वर्टेड पियर शेप। इन्वर्टेड पियर शेप होता है यूटेरस का। अब यहाँ पर पियर का मतलब बहुत लोग बच्चे लोग नहीं जानते हैं और इसको कंफ्यूजन नहीं रट लेते हैं पियर। तो पियर बहुत ही कॉमन वर्ड है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है नाशपाती। ये नाशपाती एक फल है जो कि आप लोग खाए भी होंगे। आप लोग को यहाँ पर नाशपाती का फिगर भी दिख रहा होगा, तो फिगर में आप लोग ध्यान से देख लीजिए कि इसी नाशपाती को यानी पियर को हम लोग उलट दें, इन्वर्टेड कर दें, तो उसका जो शेप है वो यूटेरस के शेप के जैसा बन जाएगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि शेप इसका कैसा है, इन्वर्टेड पियर शेप है। सेकेंड पॉइंट अगर हम लोग देखें तो लिखिएगा it is attached to the pelvic wall by। अब पेल्विक वॉल से यूटेरस किस तरह से अटैच होता है, अगर आप लोग चाहें तो जो मैंने आपको डायग्राम बनाया था उसमें आप लोग जाकर के देख सकते हैं कि यूटेरस और ओवरी दोनों के बीच में जो लिगामेंट प्रेजेंट था उसमें मैंने 3 लाइनिंग बनाया था इस तरह से। तो एक ये वाला लेयर और एक ये वाला लेयर, यानी कि इससे आपको ये समझ में आ रहा होगा कि जो लिगामेंट का लेयर है वो 2 लेयर प्रेजेंट होता है लिगामेंट का। तो इसको लिख लीजिएगा ध्यान से नोट करके, बाय अ डबल फोल्ड ऑफ लिगामेंट, यानी कि लिगामेंट का 2 लेयर प्रेजेंट होता है, उससे यूटेरस अटैच होता है पेल्विक वॉल से। थर्ड पॉइंट देखिए लिगामेंट, सॉरी यूटेरस थर्ड पॉइंट है। यूटेरस का थर्ड पॉइंट ये है
कि यूटेरस का वॉल अगर हम लोग देखें, जो यूटेराइन वॉल मैंने आपको बनाया था इस तरह से, ये वाला जो वॉल होता था, ये वाला वॉल, इसको हम लोग यूटेराइन वॉल भी बोलते थे। और इसमें 3 लेयर प्रेजेंट होता है। मैंने आपको डायग्राम में नोट डाउन भी करवाया था 3 लेयर। चलिए हम लोग तीनों लेयर के बारे में थोड़ा थोड़ा ब्रीफ डिटेल ले लेते हैं। सबसे पहले तो पॉइंट लिखिएगा, द वॉल ऑफ द यूटेरस comprise 3 layers. सबसे पहला लेयर कौन सा? पेरिफेरल थिन मेम्ब्रेन, जिसको कि हम लोग बोलते हैं पेरीमेट्रियम। तो पेरिफेरल का मतलब ये होता है आउटर। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है, यानी कि यूटेरस का जो सबसे आउटर मेम्ब्रेन है, जैसे अगर ये मैं बताऊं यूटेरस का एक तरफ का वॉल, तो इसका जो सबसे आउटर वाला मेम्ब्रेन है वो क्या है, बहुत ही थिन होता है और उसको हम लोग पेरीमेट्रियम बोलते हैं। ठीक है। और इसके अंदर हम लोग देखें तो मिडिल लेयर, यानी पेरीमेट्रियम के जो अंदर वाला लेयर है उसको हम लोग बोलते हैं मिडिल लेयर। उसके बारे में भी लिख लीजिए, द मिडिल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल। इसमें किस तरह का मसल प्रेजेंट होते हैं? स्मूथ मसल। और इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं? मायोमेट्रियम। अब ये मायोमेट्रियम का फंक्शन क्या है वो भी आप लोग यहीं पे चाहे तो नोट डाउन कर लीजिए। मायोमेट्रियम विच हेल्प्स इन strong contraction during delivery period। यानी कि जब फीटस का डिलीवरी होता है उस समय ये मायोमेट्रियम क्या करता है कि ऊपर की तरफ से बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है यूटेरस को, जिसकी वजह से ऊपर का जो वॉल है वो धीरे धीरे क्लोज आने लगता है और नीचे की तरफ प्रेशर बनाता है ताकि जो फीटस है वो नीचे की तरफ मूव करे। जैसे मैं आपको फिगर बना के समझाऊं तो देख लीजिए। जैसे ये हमारा हो गया यूटेरस और ये हो गया हमारा यूटेराइन वॉल। तो ये जो मिडिल लेयर है वो ऊपर की तरफ से प्रेशर बनाएगा, जिसकी वजह से ऊपर वाला जो पोर्शन है वो धीरे धीरे पास आने लगेगा, कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगा और नीचे का जो पोर्शन है यानी कि बेबी जो नीचे में प्रेजेंट है वो धीरे धीरे बाहर की तरफ मूव करने लगेगा। तो यही स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन प्रोवाइड करवाता है मायोमेट्रियम बेबी की डिलीवरी के समय। अब थर्ड देखिए, जो लास्ट लेयर है हमारा, द इनर ग्लैंडुलर लेयर। ग्लैंडुलर का मतलब क्या हुआ कि इसमें बहुत सारे ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसको कि हम लोग क्या बोलते हैं इस लेयर को? इंडोमेट्रियम। अब इस लेयर की क्या खास बात है वो भी लिख लीजिए। विच अंडरगोज cyclic changes during menstrual period। मेंस्ट्रुअल पीरियड क्या होता है ये हम लोग अगले लेक्चर या फिर उसके अगले लेक्चर में डिटेल मेंस्ट्रुएशन के बारे में देखेंगे। तो अभी बस इतना जान लीजिए कि जो सबसे अंदर वाला लेयर है उसको इंडोमेट्रियम बोलते हैं, जिसमें कि ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ग्लैंड्स का सिक्रीशन भी आता है। ठीक, जिसकी वजह से जो फीटस है उसका डेवलपमेंट बढ़िया से हो सके, इसलिए वो ग्लैंड्स जो है वो अपना सिक्रीशन प्रोवाइड करते हैं।
और इंडोमेट्रियम का खास बात क्या है कि मेंस्ट्रुअल पीरियड के समय इस इंडोमेट्रियम में खास तरह का साइक्लिक चेंजेस आता है। साइक्लिक क्यों लिखा हुआ है कि एक सर्टेन टाइम पीरियड में ये चेंज आता है, जो कि 28 मंथ का है, वो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो मेंस्ट्रुअल पीरियड के समय इस इंडोमेट्रियम में साइक्लिक चेंजेस आता है। ये हो गया इंडोमेट्रियम का खास बात। तो ये तीन जो है वो वॉल्स होते हैं यूटेरस को, इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर बढ़ते हैं। मैं इसको रब करता हूँ, आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 3, 2, 1 चलिए। अब जो हमारा यूटेरस है उसका मेनली 4 पार्ट्स है। 4 पार्ट्स में हमारा यूटेरस डिवाइडेड है, इसको भी लिख लीजिए। इट कंप्राइजेस मेनली 4 पार्ट्स। ये सारा पार्ट्स आपको डायग्राम में दिख जाएगा। जैसे जैसे मैं बताते जाऊंगा वैसे वैसे आप डायग्राम से मैच करते जाइएगा कि कौन सा पार्ट्स कहाँ है। सबसे पहला पार्ट, चलिए वो इधर लिखता हूं। सबसे पहला पार्ट जो है वो हमारा है फंडस, ओवेरियन फंडस। अब ये ओवेरियन फंडस प्रेजेंट कहाँ होता है? सबसे ऊपर वाला जो पोर्शन मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बताया था, जो कि एक कर्व इस तरह का डोम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट था, गुंबद लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट था, उसी को हम लोग फंडस बोलते हैं। तो सबसे पहले इसका स्पेशलिटी लिख लीजिए, क्या है फंडस का? अपर वाइड डोम शेपेड स्ट्रक्चर। अब इसमें मैंने कितना सारा पॉइंट लिखवा दिया, आप लोग ध्यान से देखिए। पूरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे अपर जो पार्ट है वो फंडस है, और ये फंडस जो है वो वाइड होता है, चौड़ा होता है, डोम शेपेड इसका स्ट्रक्चर होता है, गुंबद लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये फंडस का खास बात है। नेक्स्ट पार्ट देखिए, कॉर्नुआ। आप लोग डायग्राम में जाके मैच कीजिए कॉर्नुआ क्या है, फिर यहाँ पर आइए। चलिए कॉर्नुआ क्या होता है? जहां पर फंडस खत्म होता है और जहां से ओविडक्ट शुरू होता है। फिर से आप लोग डायग्राम में जाइए और मैं जो बोल रहा हूं उसको देखिए। जहां पर फंडस खत्म होता है और जहां से ओविडक्ट शुरू होता है, उस वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं कॉर्नुआ। यानी कि कॉर्नुआ क्या है कि एक अपर कॉर्नर वाला पार्ट है। कॉर्नुआ को आप लोग ध्यान दे देखिएगा डायग्राम में, तो ये कॉर्नर में प्रेजेंट होता है, छोटा सा पार्ट कॉर्नुआ ओविडक्ट है। चलिए तो इसको लिख लेते हैं, नोट डाउन कर लेते हैं। द अपर कॉर्नर where oviduct enters into uterus। चलिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा डायग्राम बना ही देता हूँ। ये हमारा हो गया ओविडक्ट, ये हो गया हमारा यूटेरस, ठीक है। ये हो गया हमारा इधर ओवरी जो प्रेजेंट है यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो गुंबद लाइक स्ट्रक्चर है, डोम लाइक स्ट्रक्चर, ये तो हमारा हो गया फंडस। और जहां पर फंडस खत्म हो रहा है और जहां से ये ओविडक्ट शुरू हो रहा है, इस वाले पार्ट को, इसको हम लोग बोलते हैं कॉर्नुआ। इसको दूसरे लैंग्वेज में मैंने इसमें स्टेटमेंट में लिखा है कि वह पार्ट जहां पर ओविडक्ट आकर के खुलता है यूटेरस में, उस वाले पार्ट को हम लोग कॉर्नुआ बोलते हैं। तो दोनों सेम ही चीज है। तो कॉर्नुआ कहाँ प्रेजेंट होता है वो मैंने आपको बता दिया। चलिए नेक्स्ट जो हमारा पार्ट है वो हमारे यूटेरस का मेन बॉडी है। इसको भी हम लोग बॉडी बोलते हैं, यूटेरस का बॉडी। अगर इसको और आप लोग लैंग्वेज में बोलना चाहें तो इसको हम लोग कॉर्पस भी बोलते हैं, चाहे तो नोट कर लीजिए। अब ये जो कॉर्पस है ये क्या है? मेन पार्ट है, सबसे मेन पार्ट है। मेन पार्ट ऑफ यूटेरस। यूटेरस का सबसे मेन पार्ट जो है वो यही कॉर्पस है। इसके बारे में और अगर आप लोग लिखना चाहते तो लिख लीजिए।
fetus development takes place in this part of यूटेरस, यानी कि यूटेरस के इसी पार्ट में फीटस का डेवलपमेंट होता है। फीटस मतलब जो बेबी का फॉर्मेशन होता है। फीटस का हम लोग कब बोलते हैं, एम्ब्रायो हम लोग कब बोलते हैं, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। तो फीटस का जो डेवलपमेंट होता है वो इसी पार्ट में होता है, क्योंकि ये सबसे वाइडर पार्ट है। यहीं पे फीटस का आगे का डेवलपमेंट होता है, वो इन्फेंट में कन्वर्ट होता है, फिर इन्फेंट से बेबी में फॉर्मेशन हो जाता है, चाइल्ड बन जाता है। तो फीटस का डेवलपमेंट इसी पार्ट में होता है। नेक्स्ट जो हमारा लास्ट पार्ट है उसके बारे में भी लिख लीजिए, मैं इसको रब करता हूँ, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, इसका आंसर ले लीजिएगा। 3, 2, 1। जो हमारा फोर्थ और लास्ट पार्ट है यूटेरस का वो है हमारा वेजाइना। सॉरी वेजाइना तो हम लोग अलग से पढ़ेंगे, सर्विक्स। फोर्थ पार्ट सर्विक्स जो है वो हमारा फोर्थ पार्ट है यूटेरस का और लास्ट पार्ट है। इसका क्या स्पेशलिटी है ये देखिए, लिखिएगा, यूटेरस ओपन्स इनटू द वेजाइना थ्रू ए नैरो cervix and the canal of cervix is called, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सर्वाइकल कैनाल। तो ये सब चीज आप लोग के लिए नया नहीं लगना चाहिए, क्योंकि जब मैंने डायग्राम बनाया तो उसी समय मैंने आपको सब चीज जितना भी मैंने लिखवाया हूँ वो मैंने उसी समय आपको बता दिया था। तो सर्विक्स क्या होता है कि यूटेरस वेजाइना में ओपेस होता है, तो यूटेरस और वेजाइना के बीच वाला पार्ट को सर्विक्स बोलते हैं। जैसे ये मान लीजिए यूटेरस है और ये हमारा हो गया वेजाइना, यहाँ पे वेजाइना है, तो ये यूटेरस वेजाइना में ओपेस होता है थ्रू अ नैरो पाथवे, जिसको कि हम लोग सर्विक्स बोलते हैं। और ये जो सर्विक्स का कैनाल है इसको हम लोग सर्वाइकल कैनाल बोलते हैं। अब एक मेन चीज देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो नीट के क्वेश्चन में आ भी चुका है। ये सर्वाइकल कैनाल प्लस वेजाइना, ये दोनों को हम लोग मिला करके बॉडी कैनाल बोल सकते हैं, सॉरी बर्थ कैनाल। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि बर्थ कैनाल क्या होता है तो आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा, कहते हैं हम लोग तो सर्वाइकल कैनाल पर हैं, ये बर्थ कैनाल क्या है। तो सर्वाइकल कैनाल और प्लस वेजाइना दोनों को मिला दिया जाए तो दोनों को कंस्टिट्यूट करके हम लोग बर्थ कैनाल बोलते हैं। ये चीज नोट कर लीजिएगा। तो ये हम लोग ने यूटेरस को खत्म कर लिया। अब छोटा सा टॉपिक है वेजाइना, उसके बारे में भी हम लोग अभी देख लेंगे डिटेल में। चलिए मैं इसको रब करता हूँ, नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। यूटेरस हो गया अब हमारा फोर्थ पार्ट वेजाइना। फोर्थ पार्ट नहीं बोल सकते हैं, चलिए हम लोग यहाँ स्टार मार्क दे देते हैं, वेजाइना। तो वेजाइना क्या होता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का सबसे एक्सटर्नल पार्ट, जो कि हम लोग बाहर से दिख भी जाएगा पेरिफेरी में, उसको हम लोग वेजाइना बोलते हैं। अगर हम लोग एक फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का प्रैक्टिकली देखने जाए स्ट्रक्चर ओरिजिनल, तो हम लोग को सिर्फ और सिर्फ वेजाइना ही दिखेगा। बाकी हम लोग ने यूटेरस पढ़ा, ओविडक्ट पढ़ा, ओवरी पढ़ा, ये सब हम लोग को दिखाई नहीं देगा बाहर से, सिर्फ और सिर्फ वेजाइना ही दिखाई देगा। तो इसके बारे में क्या स्पेशलिटी है इसको भी लिख लीजिएगा। लॉन्ग फाइब्रोमस्कुलर
फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यानी कि इसमें मैंने 2 पॉइंट लिखा है वेजाइना से रिलेटेड। सबसे पहला फाइब्रोमस्कुलर, यानी कि ये वेजाइना जो है वो फाइबर्स और मसल्स दोनों से मिल करके बना है। फाइबर्स और मसल्स दोनों से मिल करके ये वेजाइना बना है, इसलिए लिखा हुआ है फाइब्रोमस्कुलर। और ये एक लॉन्ग ट्रैक है, लॉन्ग पाथ है, इसलिए इसको लॉन्ग फाइब्रोमस्कुलर बोला जाता है। नॉन ग्लैंडुलर, यानी कि ये वाला जो वेजाइना वाला पोर्शन है इसमें कोई भी ग्लैंड्स का सिक्रेशन नहीं होता, यानी कोई भी ग्लैंड्स इसमें प्रेजेंट होता ही नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए, ये जो वेजाइना है ये फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है। अब इसका मतलब क्या होता है? मेल कॉपुलेटरी हम लोग देखें तो पेनिस, फीमेल कॉपुलेटरी हम लोग देखे होंगे तो वेजाइना। अब इसका मतलब क्या हुआ? कॉपुलेशन, यानी कि जब मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन दोनों आपस में जब मीट करते हैं, मीटिंग पीरियड होता है, मीटिंग टाइम होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कॉपुलेशन होना। मेल ऑर्गन और फीमेल ऑर्गन जब मीट करता है तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉपुलेशन ऑर्गन। किस किस मीडियम से मेल और फीमेल मीट करता है? तो मेल जो ऑर्गन है वो मीट करता है पेनिस के थ्रू फीमेल से, और फीमेल जो है वो मीट करता है वेजाइना के थ्रू मेल ऑर्गन से। तो इसलिए ये बोला गया कि फीमेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है ये वेजाइना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, प्रोवाइड पासेज फॉर द मेंस्ट्रुअल फ्लो एंड serves as birth canal। इसका मतलब क्या हुआ? मेंस्ट्रुअल फ्लो आप लोग जानते होंगे, मेंस्ट्रुएशन के समय जो ब्लड का फ्लो होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन फ्लो, मेंस्ट्रुअल फ्लो। तो वो जो मेंस्ट्रुअल फ्लो है वो फीमेल बॉडी से बाहर निकलता है थ्रू वेजाइना, यानी कि वेजाइना ही जो है वो पाथवे प्रोवाइड करता है मेंस्ट्रुअल फ्लो को फीमेल बॉडी से बाहर निकलने का। इसलिए यहाँ लिखा हुआ है कि प्रोवाइड पासेस, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा प्रोवाइड पासेस फॉर द मेंस्ट्रुअल फ्लो एंड सर्व्स एज बर्थ कैनाल। बर्थ कैनाल का मतलब क्या हुआ? जो बेबी का बर्थ होता है वो फाइनली वेजाइना के थ्रू ही बर्थ होता है, मतलब बेबी जो है वो फीमेल इन्वायरमेंट से निकल करके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में पहुंचता है, दोनों के बीच का जो मीडियम है वो वेजाइना ही है। यानी कि वेजाइना जो लास्ट स्टेज है जहां से कि बेबी का फॉर्मेशन, बेबी का बर्थ फाइनली हो जाता है। वेजाइना से अगर बाहर निकल गया तो समझिए कि डिलीवरी हमारा पार्चुरेशन कंप्लीट हो गया। इसीलिए ये बर्थ कैनाल लिखा हुआ है कि ये एक कैनाल है जो कि पाथवे प्रोवाइड करता है बर्थ होने के लिए, बेबी के बर्थ होने के लिए। मैंने पहले ही लिखा कि ये लॉन्ग होता है, मतलब ये बहुत लंबा पाथवे होता है, अप्रोक्स 8 to 9 सेंटीमीटर लॉन्ग पाथवे होता है, इसलिए कैनाल लिखा हुआ है। कैनाल का मतलब ये होता है कैनाल सिस्टम, पाथवे सिस्टम, किसी चीज को पास करने के लिए रास्ता बना, तो इसीलिए बर्थ कैनाल। ठीक है, इस पॉइंट का मतलब आप लोग समझ गए। एक लास्ट पॉइंट है, उसको भी लिख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लिखिएगा द ओपनिंग ऑफ वेजाइना is covered with a thin membrane known as hymen। यानी कि इनिशियली क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि ये वेजाइना है, ठीक है, ये हमारा एक्सटर्नल जेनिटल इस तरह से, ये वेजाइना है। अब वेजाइना में स्टार्टिंग में क्या होता है, जब पॉपुलेशन नहीं होता है, मीटिंग नहीं होता है मेल और फीमेल ऑर्गन का, उससे पहले ये वेजाइना का जो वॉल है वो एक थीन मेम्ब्रेन से कवर होता है, जिसको कि हम लोग बोलते हैं हाइमेन। अब आप लोग सोचिएगा कि सर ये जो ओपनिंग है वो तो कवर है हाइमेन से, तो फिर मेंस्ट्रुअल फ्लो का पास होगा कैसे? तो इसके बीच में एक छोटा सा पोर प्रेजेंट होता है जहां से कि मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है। और ये जो पूरा हाइमेन है, पूरा जो स्ट्रक्चर है, वो कब ब्रेक डाउन होता है? जब फर्स्ट कॉपुलेशन होता है, जब फर्स्ट मीटिंग होता है, उस समय ये हाइमेन ब्रेक डाउन हो जाता है। ठीक, तो इस बारे में आप लोग समझ गए होंगे, ऐसा बात नहीं है, आप लोग इतने भी बच्चे नहीं है अभी,
आप लोग समझ गए होंगे क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। हाइमेन के बारे में इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हाइमेन होना या ना होना ये वर्जिनिटी को शो नहीं करता है। पहले के एरा में लोग ऐसा मानते थे कि हाइमेन वर्जिनिटी को शो करता है कि कौन फीमेल वर्जिन है कौन फीमेल वर्जिन नहीं है। ये हाइमेन के होने और ना होने से, हाइमेन है तो वो फीमेल वर्जिन है और हाइमेन नहीं है तो वो फीमेल वर्जिन नहीं है। लेकिन आजकल के एरा में ये सब चीज चेंज हो चुका है, ऐसा माइंडसेट नहीं है। हाइमेन का होना ना होना वर्जिनिटी के सिंबल नहीं है। तो हाइमेन बहुत तरह से टूट सकता है। हाइमेन का जो मेम्ब्रेन है वो बहुत तरह से टूट सकता है। जो फीमेल एथलीट होती हैं, जो बहुत ज्यादा वर्कआउट करती हैं, दौड़ती हैं, या फिर जनरली जो ऐसे फीमेल जो बहुत ज्यादा काम करती हैं, दौड़ने का, चलने वाला काम, उसके वजह से भी हाइमेन जो है वो टूट जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है, बहुत रेयर केस में, कि हाइमेन टूट जाने के बाद भी फिर से हाइमेन का प्रोडक्शन फॉर्मेशन हो जाता है। तो हाइमेन के होने या ना होने से हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि फीमेल का कैरेक्टर क्या है, फीमेल वर्जिन है या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाइमेन बहुत तरह से टूट सकता है। तो चलिए हम लोग आज के लेक्चर को यहीं पर खत्म करते हैं। मैंने आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो भी चीज था, जो भी स्ट्रक्चर था, फंक्शन था, उसको मैंने डिटेल में आपको नोट्स ओरिएंटेड फॉर्म में बता दिया, लिखवा दिया। आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और पूरा चैप्टर जो मैंने आज का लेक्चर खत्म किया है, जब मैं एंड करूंगा तो आप लोग ट्राई कीजिएगा कि एक बार थॉरोली जो मैंने आज जितना भी चीज लिखवाया है उसको रीड कर लीजिए, ताकि जो भी इधर उधर का खिचड़ी चीज हो वो आपके दिमाग में एकदम क्लियर हो जाए। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, आज का वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, मतलब उतना भी लंबा नहीं है, लेकिन अब नेक्स्ट टॉपिक करेंगे तो लंबा हो जाएगा, इसीलिए मैं आज का वीडियो लेक्चर यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक्सटर्नल जेनेटेरिया के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम लोग बाहर से देखें तो हम लोग को क्या क्या चीज दिखाई देगा, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। फिर उसके बाद कौन कौन से ग्लैंड्स कंट्रीब्यूट करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, उस चीज के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। फिर हम लोग थोड़ा सा अगर टाइम बचे तो मेमोरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे, नहीं तो उसको नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग आज का लेक्चर यहीं पर खत्म करते हैं। आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा इसको दिल से एकदम बढ़िया से नोट डाउन कर लीजिएगा, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कोई भी डाउट अगर फिर भी रह जाए तो आप लोग उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, रिप्लाई जरूर मिलेगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय।